नमस्कार दोस्तों। एक टॉपिक पे हम हमेशा बात करते थे, वो अभी जब लोकसभा में बिल आया तो उसको उसको देखने के बाद मुझे लगा कि अब क्राइम एंड पॉइंट की तरफ होगा, साइबर क्राइम। जैसे मैं हमेशा बताता ना कि साइबर क्राइम में पकड़े लोग क्यों नहीं जाते थे, कम क्यों पकड़े जाते थे। उसका रीजन होता था कि जो साइबर क्राइम करने वाले का एंड पॉइंट नहीं होता था अपने पास। जो साइबर क्राइम कर रहा है उसका एंड पॉइंट नहीं होता था कि हम पकड़े कैसे। जैसे किसी के साथ साइबर ठगी हुआ, एक फोन आया, एक नंबर आया आपके पास, उस फोन से ठगी हो गई। अब पुलिस क्या करेगी, उस नंबर का डिटेल निकालेगी। तो जब उस नंबर का डिटेल निकालेगी तो पता चला कि वो तमिलनाडु से लिया गया नंबर। तो पुलिस क्या होती है, स्टेट का सब्जेक्ट है, हर स्टेट की अलग अलग होती है। अब हम पहुंचे उसको पकड़ने के लिए तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु पहुंचे उसको पकड़ने के लिए। और तमिलनाडु में जब गए तो पता चला कि सिर्फ दुकान वाला मिला हमें। होता क्या है ना, जैसे कई किसी के नंबर का हम अगर निकालते हैं डिटेल, किसके नाम पता क्या है, किसके नाम से है, तो उसका हम डिटेल निकाल लेते हैं। और हम यहाँ तक निकाल लेते हैं किस दुकान से इसे खरीदा गया, हम उसको भी पकड़ लेते हैं। तो होता क्या था कि इन क्राइम में कि नंबर 2 में सिम खरीदी जाती थी। दुकानदार लालच में आ जाता था और दुकानदार वो सिम बेच देता था 200-400 के लालच में। वो कैसे करते थे, जैसे किसी की यहाँ कोई सिम खरीदने गया, उसने आधार कार्ड की फोटो स्टेट लिया उससे, आधार कार्ड की फोटो स्टेट लिया और वो सिम दे दिया। जब आप लेके चले गए तो सिम एक और, उसी आधार कार्ड से एक और सिम उसने जनरेट कर दी। तो उसमें क्या होता था कि दुकान वाला पकड़ा जाता था, दुकान वाला जिसने ये वेरीफाइड किया, सिम दिया। और वो आदमी जिसके नाम से लिया, तो उस आदमी को पता ही नहीं कि मैंने मेरे नाम से सिम लिया, मैंने जो सिम लिया वो मेरे पास है। तो अक्सर उसमें होता क्या था कि वहीं पे जाके बेचना रुक जाती थी। उससे और थोड़ा सा भी आगे बढ़ती थी तो ये होता था कि हमें उसकी बहुत होता था, लोकेशन मिल पाती थी कि उस एरिया से आया। तो पता लगा कि फोन आ रहा है आसाम से, सिम खरीदा गया है तमिलनाडु से, जो ठगा गया है वो बैठा है बंदा राजस्थान में। कितना मतलब ट्रायंगल हो गया, कितनी दूरी हो गई। तो आप असम में जाओगे तो पकड़ोगे किसको, एक पर्टिकुलर लोकेशन मिलेगा। फिर हम क्या कर सकते थे कि उस फोन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ठग, उसका ईएमआई स्कैन कराया मैंने कि इसमें कोई पुराना नंबर चला हो, कुछ हो। पता लगा कि हमने जब नंबर निकलवाया तो उसमें पता चला वो चोरी का था। वो आदमी बंदा अपने फोन खोने की, चोरी की एफआईआर लिखवाए बैठा है। वहां पे भी जाके हमारा एक स्टेप रुक जाता था। दूसरा, जितने हम उसके कॉल टेल में जितने नंबर पाए, जितने निकलवाए, सारे नंबर वो क्या होते थे, वो सिर्फ जो लोग विक्टिम हैं, जो विक्टिमाइज हुए हैं, उनके होते थे। उसमें उसका अपना कोई नहीं होता था, सिर्फ उनके फ़ोन इस्तेमाल करता था। उन वो मतलब ये फ़ोन से सिर्फ जिनको उसको ठगना है उनको ही कॉल करता था, अपने लिए कभी नहीं करता था। तो हमारे पास ले दे के एंड पॉइंट के रूप में क्या निकला, एक लोकेशन जहाँ पे वो बंदा बैठा है, जहाँ से सिम खरीदा, वो आदमी मिल जाएगा जिसके नाम से उसे पता ही नहीं है। वो आदमी मिल जाएगा जिसने ये सिम सिम बेचा है। तीसरी दिक्कत होती थी, एक यही सेम दिक्कत बैंक अकाउंट के साथ भी होती थी। बैंक अकाउंट जैसे कि मैं जिस भाई किसी बैंक में तो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, तो जब से जनधन खाते खुलने लगे तो अब गारंटर नहीं लगता है कोई। जब गारंटर नहीं लगता है कोई तो समस्या क्या आती कि हम जाएंगे, उस आदमी को पता चला कि जिसके नाम से खाता है उसे पता ही नहीं कि मेरा खाता है। तो ये जो आसानी से खाते खुलने लगे थे, ये उसका भी फायदा उठाया इन्होंने। तो वो भी वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन रुक जाती थी कि ये तो यार कोई खुलवा ले गया है और उस आदमी को पता ही नहीं है। तो पता तो ये उसको नहीं है, लेकिन किसी ने तो उससे कागज लिए होंगे, किसी ने तो चीटिंग किया होगा, उसके नज़दीक का ही होगा वो आदमी, है ना। तो अब उसे किसको हम ट्रेस करें, नज़दीक के आदमी उसका कब लिया उसने, कहीं से आधार कार्ड ऐसे होते हैं फ़ोन की डिटेल में, कहाँ से प्राप्त किया, कैसे किया कि गांव के किसी के काम में लगा है उससे ले लिया, मनरेगा में हुआ या कहीं पे भी लेबर टाइप का ही आदमी निकलता है जो बैंक में जिसके साथ जिसका अकाउंट नंबर ये लगा रहता है। तो वहां पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन रुक जाती थी। हमें ले दे कि एक ओरिजिनल उस आदमी का कभी कभार फोटो मिलता था जब वो इन पैसों को एटीएम से निकालता था। तो एटीएम का जब जिस जिस टाइम पे वो पैसे निकाले जाते हैं, तो हम जिस जिस बैंक का एटीएम होता है उससे हम डिटेल लेते हैं। तो उस डिटेल में हमें वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, उस आदमी का फोटो आ जाता था मेल होके, वो वीडियो भी आ जाता था कि इस बंदे ने निकाला, ये आदमी है जिसने ये पैसे निकाले हैं। तो हमें सिर्फ उस आदमी का फोटो मिलता था। तो अब जो क्रिमिनल्स रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, जैसे अगर आपने
गृह मंत्री जी का भाषण सुना हो कि हमने 2 करोड़ क्रिमिनल्स के डेटा कलेक्ट कर लिए हैं। अब हमारे यहाँ CCTNS होता है, एक क्लिक पे नाम, पता, पिता का नाम, उम्र और पता डालोगे तो उसका पूरा डिटेल निकल के चला आएगा कि उसने इंडिया में कहाँ कहाँ क्राइम किया है। तो इस तरीके से उसमें डेटा में अगर वो क्राइम किया होगा तो उस डेटा में आ जाएगा। तो अमूमन वो क्या करते हैं कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, वो फंस भी जाते हैं तो वो आराम से बच जाते हैं क्योंकि वो माइनर हैं। और दूसरा कि उनका डेटा कहीं होता नहीं है। जैसे आधार कार्ड का अगर डेटा क्राइम के साथ कनेक्ट हो जाए तो आदमी तुरंत पकड़ जाएगा। फिंगरप्रिंट जैसे अभी पुलिस उठाती है, कोई भी किसी भी स्टेट का अगर क्रिमिनल होगा, क्राइम करके जाएगा, फिंगरप्रिंट उठेंगे तो वो आराम से ट्रेस हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। वो चीज़ें नहीं है। तो जैसे 2 करोड़ लोगों के क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड अब हो गए हैं, तो ले दे के हमारे पास कहने का ये था कि लास्ट पॉइंट होता था वो फोटो होती थी ATM से जो निकलती थी। अब हमारे पास इस आने के बाद इससे अब क्या होगा कि सिम खरीदोगे तो आपकी सारी चीज़ बायोमेट्रिक होगी। जब बायोमेट्रिक होगी तो आप डिनाई नहीं कर पाओगे कि मैंने सिम नहीं लिया। तो इसमें अब सिम बेचने वाले की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, सीधी जिम्मेदारी उस सिम वाले की होगी जिसने ये सिम लिया, और वो जेल जाएगा। इससे क्राइम एकदम, क्राइम, ये साइबर क्राइम बहुत तेजी से घटेगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा निर्णय है जो गवर्नमेंट ने लिया, क्योंकि इसके पहले 2018 में ये होने वाला था। आधार कार्ड से सब लिंक होने वाले थे तभी हो जाता, और सारे फ़ोन की बायोमेट्रिक हो रहा था। मैंने स्वयं अपने फ़ोन का बायोमेट्रिक कराया, लेकिन एक वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट कर दी कि ये राइट टू प्राइवेसी है, ये निजता का उल्लंघन है, मतलब हमारी प्राइवेसी का ये उल्लंघन है, इसे ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था। इस चक्कर में वो हो नहीं पाया, अदरवाइज ये उसी समय हो गया होता। अभी फिर से होने जा रहा है, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है। इससे साइबर क्राइम पे बहुत बड़ी नकेल कसेगी और बहुत क्या कहते हैं, साइबर क्राइम रेट घटेगा। अभी अभी होने का आसानी होती है ना कि आपने किसी का फ़ोन चुरा लिया, उससे कर लिया, किसी से चालाकी से रख के सिम ले लिया, उससे कर लिया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह जो 3 कानून आ रहे हैं वो भी बहुत ही शानदार हैं। सबसे बेनिफिशियरी हमारे लिए, मैं बता रहा हूँ पुलिस के लिए, उस पे मैं एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के बताऊंगा ताकि आपको बेहतर सही समझ में आएगा। तो और लास्ट में ये कहूँगा कि साइबर क्राइम पे देखो, साइबर क्राइम क्या है ना, पहला बचाव, आपका पहला बचाव ही मतलब सावधानी, अवेयरनेस ही आपका पहला बचाव है। तो अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाए तो फिलहाल अभी तत्काल आपको 1930 1930 पे कॉल करना है, टोल फ्री नंबर है। बस मैंडेटरी ये है, कंपलसरी ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग घबरा जाते हैं, इधर उधर पूछने में लग जाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते। टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि बैंक ने नियम कर दिया है कि 24 घंटे तक वो पैसे होल्ड कर देते हैं। सामान्य सा प्रोसेस है, इसको एक समझ लीजिए आप। 1930 नंबर पे आपको कॉल करना है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नंबर से जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड है। मैंडेटरी है कि जो बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है, आप उसी नंबर से आप कॉल करिए। आप कॉल करेंगे, आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे। फिर आपको उन्हें कैसे लेना है उसका भी एक तरीका है। आप जाइए साइबर क्राइम में, आप एक एफआईआर दर्ज कराइए। साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज होगी, साइबर क्राइम डिटेल निकालेगी, डिटेल निकाल के उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और आपको वो एफआईआर कॉपी और उनकी डिटेल लेके जाना है बैंक में। जैसे ही आप बैंक में दोगे तो बैंक क्या करेगी, आपका प्रूफ करने के बाद, आपके सारे प्रूफ लेने के बाद वो पैसा आपके हक में वापस रिलीज कर देगी। तो इस तरीके से सरकार भी नित नए कदम उठा रही है, वो करेगी ही, पुलिस भी करती रहती है। आपको भी चाहिए कि अवेयर रहना है, कोई भी लिंक क्लिक नहीं करना है, अननोन लिंक, कोई ठगी में नहीं फंसना है। थैंक यू।